जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बेसिकली आउटलाइन का यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से डील करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होती है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स क्या होती हैं, और इन दोनों में अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम, यानी कि अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन को हम स्टडी क्यों करते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उसको देखा जाए तो पहली प्रॉब्लम क्या है, अनडिजायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि शायद बिजनेसेस के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्ट हायर अमाउंट पे सेल कर रही होती है। ये जो बिग बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली ये पोजेस किए जाते हैं, इसके ऑनर जो होते हैं हाई इनकम ग्रुप होते हैं। तो गरीब बंदा जो होगा उसके लिए प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हो जाएंगी कि वो शायद उसको बाय ही नहीं कर पाएगा, लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप होगा वो उसको फायदा होगा और इनकम उनकी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब एक इकोनॉमी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी और एडवर्स साइड पे होगी। जो गरीब है वो गरीब होता चला जाएगा और अमीर है वो अमीर होना शुरू हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम जो इन्फ्लेशन से एसोसिएट होता है दैट इज अनडिजायरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकेंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, कि जब इन्फ्लेशन होगा तो नॉर्मली आपकी जो करेंसी है वो एरोड होगी। और दो के ऐसा देखा गया है कि इन्फ्लेशन होने की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। आपकी जो प्रोडक्ट्स अगर महंगी होंगी तो इसका मतलब जो बाहर से आपकी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है यानी कि आपके मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हो जाएगी, कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी। और इसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आपकी जो इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एक्चुअली द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ योर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी मुल्क में बाहर वाली कंट्री से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं उसको एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे दूसरा मसला ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तीसरा, अनसर्टेनिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस, कि पाकिस्तान अगर फर्ज करें पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी इरोड करना शुरू हो जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है कि पैसों की बाइंग पावर क्या है। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो अगर 10,000 रुपए में आप एक सर्टेन गुड बाय कर सकते थे प्रीवियसली तो अब वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब पैसे तो उतना ही है लेकिन पैसों की वैल्यू फॉल करना शुरू हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि कितनी फॉल करेगी। जैसे कि 2019 में पॉसिबली इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी हाई था तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी प्राइसेस से रिलेटेड अनसर्टेनिटी थी। इसी तरह प्राइस में भी अनसर्टेनिटी आएगी, अगर कीमतें बढ़ती जाएंगी तो कंज्यूमर को भी नहीं पता होगा, शायद एक दिन प्राइस कुछ और हो और नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ जाए। तो इसलिए बहुत शॉर्ट स्पैन में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अनसर्टेनिटी आएगी इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस। एंड फोर्थ इज हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर आना कम कर देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। वजह यह है कि इकोनॉमी में इतनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइसेस पे जब कोई सर्टेन ही नहीं है तो लोग इन्वेस्ट करना रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि अगर उनको रिटर्न भी मिल रहा होगा लेकिन पैसों की वैल्यू कम हो रही होगी तो इसका मतलब लोग कंजम्पशन पैटर्न अडॉप्ट करेंगे रादर देन इन्वेस्टिंग पैटर्न। तो चौथा इशू ये है जो इन्फ्लेशन की वजह से फॉल जो इन्फ्लेशन की वजह से होगा, दैट इज हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली हमने ये देखा इस स्लाइड में कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या अकर होती हैं। तो चार बेसिक प्रॉब्लम्स हमने देखी, इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं लेकिन मेजरली यही है। वन इज अनडिजायरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट्स, अनसर्टेनिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस, हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्फ्लेशन के जो हमने डिफाइन किया था वो था प्राइसेस कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस या इट इज द इंक्रीज इन प्राइस ओवर टाइम। तो इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, ये जो टाइप्स है ये इसके कॉजेस की वजह से ही हैं, तो इसको आप कॉजेस भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। तो पहली इन्फ्लेशन की जो टाइप है दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है कि जब किसी चीज की सप्लाई कांस्टेंट हो और डिमांड राइज कर जाए तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। अगर किसी इकोनॉमी में प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उस इकोनॉमी में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और प्राइस स्टैटिक है, तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन होगी वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। इसकी अगर आपको रीसेंट एग्जांपल की बात की जाए तो ये कोविड के दिनों में सैनिटाइजर की और मास्क की जो प्राइसेस का इंक्रीज है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि सप्लाई मास्क की और सैनिटाइजर की कांस्टेंट थी लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट आ रही हैं अगर वो बढ़ जाए तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी और प्राइसेस बढ़ने को ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर फर्ज करें गवर्नमेंट सैलरीज बढ़ा देती है, गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि मिनिमम वेज बढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब कंपनी की जो सैलरीज हैं वो भी बढ़ जाएंगी और सैलरी अल्टीमेट या वेजेस कह लें, वेजेस भी बढ़ जाएंगी और गवर्नमेंट वेजेस बढ़ा रही है तो वेजेस भी कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? प्राइस बढ़ाएगी। इसका मतलब अगर कोई भी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल की भी प्राइसेस आती है कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है तो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स की प्राइस भी ज्यादा होगी और फाइनल गुड्स की प्राइस कॉस्ट ज्यादा होगी और कॉस्ट ज्यादा होगी तो कंपनी को अल्टीमेटली अपनी प्राइस हायर साइड पे रिवाइज करनी पड़ेगी और इन्फ्लेशन कॉज होगी। और इस तरह की जो इन्फ्लेशन है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। थर्ड वन इज इंपोर्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और इंपोर्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का फेनोमेना एक ही है, सिर्फ फर्क ये है कि हमने कहा कि अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी तो हम उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड नेचर का है, जो कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराता है और फिर फाइनल गुड प्रोड्यूस करता है, अगर इंपोर्टेड गुड की यानी कि बाहर प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रही है उसकी प्राइस बढ़ जाती है और पाकिस्तान में वो इंपोर्ट हायर कॉस्ट पे हो रही है तो उसकी वजह से ऐसी प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। अगर तो इंपोर्ट की वजह से कॉस्ट में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ानी पड़ रही है तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं इंपोर्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फोर्थ वन इज एक्सपेक्टेशनल इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेशनल इन्फ्लेशन अकर करती है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आगे किसी चीज की प्राइस बढ़नी है, चाहे वो बढ़नी हो या ना बढ़नी हो, और उसकी वजह से लोग उसकी बल्क बाइंग करना शुरू हो जाएं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आगे जो है आटा महंगा हो जाएगा तो लोग जो है आटा खरीद के घरों में रखना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आटा सिर्फ इस आर्टिफिशियल बिहेवियर की वजह से, हर्डिंग बिहेवियर की वजह से महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि उसकी डिमांड बढ़ गई और अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इस तरह की अगर सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे कोई इन्फ्लेशन हो रही है तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम एक्सपेक्टेशनल इन्फ्लेशन बोलेंगे। अभी तक जो हमने बात की वो ये बात की इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या होती हैं। इस चैप्टर में हमने दो चीजें डिस्कस करनी थी, एक इन्फ्लेशन और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जिसको आम अल्फाज में बेरोजगारी बोलते हैं, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन पीपल आर फिट टू वर्क and offer themselves for various occupation but do not succeed in securing jobs, this is said to be the state of unemployment। मतलब क्या हुआ कि अगर लोग काम करने के काबिल हैं और काम करना चाह रहे हैं और फिर भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अगर कोई इंसान काम करना ही नहीं चाह रहा या उसके अंदर कोई काम करने की एबिलिटी मौजूद नहीं है तो उस स्टेट को हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट उस स्टेट को बोला जाता है जब लोग काम करना जानते हैं और करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई काम मिल नहीं रहा, तो इस तरह की स्टेट को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स पे आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बेसिकली चार टाइप्स हैं, मतलब बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की चार से ज्यादा टाइप्स हैं
लेकिन जो मेजरली डिस्कस होती है जो वो 4 टाइप्स हैं। अदरवाइज इसकी और भी टाइप्स डिफरेंट बुक्स में आई हैं, लेकिन मेजरली जो बुक्स में डिस्कस होती हैं वो ये 4 टाइप्स हैं। वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फोर्थ वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। पहली टाइप डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। Structural unemployment is the result of change in the structure of the economy of the country. For example, people moving from agriculture to industry. ये टू नहीं है, agriculture to industry, ऑफ नहीं है। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो इसलिए कॉज हो रही है क्योंकि लोग अपना जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। शायद लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो मूव करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, और ट्रेंड चेंज हो रहा है इन इकोनॉमी, तो जाहिर बात है एग्रीकल्चर में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और इंडस्ट्री में जॉब फुलफिल हो रही हैं। तो एक टाइम आएगा जब इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं होंगी और सिर्फ एग्रीकल्चर में जॉब्स अवेलेबल होंगी या काम अवेलेबल होगा। तो अगर तो स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से, लोगों के पैटर्न में और इंडस्ट्री और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सेकंड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ना एक और बात भी आती है। अगर लोग आके शहरों में रह के काम करना चाहते हैं और अपने नेटिव विलेजेस में काम नहीं करना चाहते, तो ये भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्योंकि जॉब्स आपके वहां पे अवेलेबल हैं लेकिन लोग वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम शहरों में आके काम करें, तो ये भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। सेकेंड टाइप है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Frictional unemployment occurs when there is a shortage of given type of worker in one region and surplus of same type of worker in another region। यानी क्या है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए अकर कर रही है क्योंकि एक तरह का जो लेबर है वो एक रीजन में ज्यादा है और दूसरी तरह का लेबर दूसरी रीजन में ज्यादा है, लेकिन दोनों मैच नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अब तो मूव करना, ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया, तो पाकिस्तान में अगर लेबर कैपेसिटी ज्यादा है, लेबर ज्यादा है और यहाँ पे लेबर जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इसी तरह मिडिल ईस्ट में लेबर जॉब्स बहुत अवेलेबल है और उनके पास लेबर नहीं है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है कि पाकिस्तान में लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन यूएई में लेबर की डिमांड है। स्टिल दोनों रीजन्स के जो डिफरेंसेस हैं उसकी बेसिस पे जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन शायद अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस की वजह से जो अनअवेयरनेस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो रही है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक का वर्कर एक जगह ज्यादा है और उसकी डिमांड दूसरी जगह ज्यादा है, और इसी तरह दूसरे टाइप का वर्कर दूसरी जगह ज्यादा है। जैसे कि शायद स्किल्ड वर्कर यूरोप में ज्यादा होंगे, स्किल से मुराद मेरा एजुकेटेड जो आपके इंजीनियर्स वगैरह होंगे। तो इसका मतलब ये सिर्फ ऐसी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि इंडस्ट्री में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से क्रिएट हो रही है। थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। जब टेक्नोलॉजिकली चीजें चेंज होती हैं तो लेबर की जरूरत जो है वो कम हो जाती है और मशीन उसका काम संभाल लेती है। अगर जैसे कि कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे काम कर लेता है जो शायद 10 लोग कर सकते हो, एक कंप्यूटर वो काम कर लेता है, तो इसका मतलब 10 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। के टेक्नोलॉजी या मशीन आके वो काम भी कर रही हैं जो लेबर पहले ज्यादा टाइम पे ज्यादा लेबर चाहिए होते थे, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नंबर 4 इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं। नॉर्मली वो फेजेस होते हैं बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी और इसी तरह उसकी जो बॉटम होती है। तो नॉर्मली अगर रिसेशन बोलते हैं जब इकोनॉमी में चीजें खराब हो रही होती हैं, सारे की सारी इकोनॉमी खराब होती है, मुल्क के हालात ही खराब हो रहे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, बिजनेसेस बंद हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो रही होती है। अगर पूरे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि लोगों को कि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, डिमांड नहीं है, इनकम सैलरीज कम हो रही हैं, तो ऐसी मुल्क के हालात की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी साइकिल के उस फेज में है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है, जिसको नॉर्मली हम रिसेशन या डिप्रेशन के नाम से मतलब समझते हैं। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो जस्ट गूगल रिसेशन और डिप्रेशन, तो आपको डिटेल डेफिनेशन मिल जाएगी कि रिसेशन, और आपको ये भी मिल जाएगा कि रिसेशन और डिप्रेशन कब कब हुए, और उसके बारे में मजीद डिटेल आपको मिल सकती है। सिंपली स्टेटिंग, अगर इकोनॉमिक साइकिल में किसी फेज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो रही है तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब हमने बात ये की अभी तक कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन की वजह से मसले क्या होते हैं। थर्ड थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, देन वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देन वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द फोर्थ, उसके बाद फिर हम व्हाट वी आर गोना डिस्कस इज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन अगर हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं, तो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन रेट की गवर्नमेंट पॉलिसी निकालेगा, और इन्फ्लेशन डिपेंड कर रही होती है इंटरेस्ट रेट पे या आर्टिफिशियली। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और प्राइसेस खुद फिक्स कर देगी। अगर गवर्नमेंट खुद ही प्राइसेस की सीलिंग फिक्स कर दे और उसको बढ़ने ना दे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को और फैक्टर्स के जरिए कंट्रोल करे, जैसे कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर ले, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। तो इसी तरह ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे इन्फ्लेशन डिपेंड कर रही है, उनको कंट्रोल कर ले गवर्नमेंट, या फिर डायरेक्टली प्राइसेस ही कंट्रोल कर दे, जैसे कि गवर्नमेंट मे बी समटाइम्स शुगर की प्राइस फिक्स कर देती है, तो इस केस में इन्फ्लेशन कंट्रोल है। चीनी की प्राइस इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी है। तो गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई फैक्टर्स जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉज हो रही है उसको कंट्रोल कर ले, या डायरेक्टली इंटरवीन करके प्राइसेस को ही सेट कर दे ताकि इन्फ्लेशन हो ही ना, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। आखिरी बात जो हम इस यूनिट में करेंगे वो ये कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। देखें, इन्फ्लेशन कहते हैं प्राइसेस के बढ़ने को। अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका मतलब बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अगर बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो बिजनेस कोशिश करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो गया, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब अगर बिजनेस का टारगेट प्रोडक्शन बढ़ाने का है तो इसका मतलब उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब वो देंगे। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट ये प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उससे हमें फायदा हो रहा है, तो इसीलिए हम प्रोडक्शन ज्यादा करें और उसके लिए लेबर की जरूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो फिलिप्स ये कहता है कि जैसे ही इन्फ्लेशन ज्यादा होती है यानी कि प्राइसेस बढ़ती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलना शुरू होती हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को बोलते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ फिलिप्स का ये आर्ग्यूमेंट था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नेगेटिव है। जैसे ही मुल्क में इन्फ्लेशन हाई होगा वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट लो होती चली जाएगी। और ये कर्व में इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है लेकिन बिल्कुल लीनियर नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 1% इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो 1% अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगी। मे बी कि जो परसेंटेज है वो वेरी करे, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव ही रहेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ये रिलेशनशिप है जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में पाया जाता है, और ये हमें एक साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट ने दिया था विच वाज whose name was Phillips। इसीलिए इस कर्व को, जो नेगेटिवली स्लोप कर्व है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप शो करता है, इसको हम फिलिप्स कर्व बोलते हैं। तो आज का जो लेक्चर है जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था वो इधर तक ही है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन हो तो यू कैन कम अप विद द क्वेश्चंस। सो दिस इज इट फॉर द डे। अल्लाह हाफिज।